इंड एस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। देखिए ये इंड एस आपको क्या बताएगा, इस इंड एस के अंदर आपको 3 चीजों के बारे में जानना है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर्स। तो ये इंड एस है ना, अकाउंटिंग के कुछ ज्ञान की बातें करेगा। ये कोई आपको अकाउंटिंग करना नहीं सिखा रहा है, ये इंड एस अकाउंटिंग का कुछ ज्ञान देने वाला है आपको, जो आप बेसिक लेवल का बहुत पहले से सीखते आ रहे हो, बस इस इंड एस के अंदर अपन सीखेंगे। तो ये चैप्टर जैसा कि मैंने बोला इररिलेवेंट है, तो इनमें आपको कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं चलाना, बस जितना मैं बोलूँ उतना सुन लेना और आगे बढ़ जाना बस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर में अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला टॉपिक। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, तो उसी को मैंने डिफाइन किया, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या मतलब है सर, ये एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स या प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त काम में लेते हो। यानी कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, अपनी बुक्स बनाएगी, अकाउंटिंग करेगी, तो उस वक्त वो कौन से प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स और प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रही है। सर ये होते क्या है, ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब वर्ड्स एक तरीके से इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। इन सब वर्ड्स का एक कॉमन मीनिंग है, यानी अकाउंटिंग किसी ट्रांजैक्शन की करनी है तो उसके लिए आप क्या प्रिंसिपल, क्या रूल फॉलो कर रहे हो। तो सर ये तो टेक्निकल जो इंड एस की लैंग्वेज है उसमें आपने बताया, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए आप इन्वेंट्री की बात करें, तो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमने इंड एस 2 में देखे हैं कुछ मेथड्स, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ये क्या है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। ऐसे ही आपने पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, इन सबको बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए मेजरमेंट बेसिस पढ़े हुए हैं, क्या कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, तो ये भी क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर मैं इसकी समरी क्रक्स बताना चाहूँ ना, तो जिस भी इंड एस में आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मेथड्स या मेजरमेंट बेसिस की बात करते हो, वो सब अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं, वो सब अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं। एक और मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जब हम एसएफएस में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वगैरह को रिकॉर्ड करने की, तो वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉस्ट मॉडल पे दिखा लीजिए या फेयर वैल्यू पे दिखा दीजिए एज पर इंड एस 109 जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो वो भी क्या था आपका अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलूं आपको, मैंने बोला कि सर मेथड और मेजरमेंट बेसिस इनको आप अकाउंटिंग पॉलिसी मानना, तो आपके दिमाग में आएगा सर हमने पीपी के डेप्रिसिएशन मेथड पढ़े हैं, तो डेप्रिसिएशन के मेथड भी अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं क्या। नहीं, वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होते, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं। वो टॉपिक जैसे ही आएगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों, किस वजह से होता है। बाकी अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए जो आप प्रिंसिपल्स, रूल्स, मेथड्स वगैरह जो लगाओगे वही अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब अपन इस पे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब आपका सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो उस पर अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है। तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी हम सेलेक्ट कैसे करेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे उस ट्रांजैक्शन पे, ये बिल्कुल फालतू सा टॉपिक है। मान लीजिए मेरे को पीपी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, मैं आज एक मशीन खरीद के लाया हूं, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो सर इसको बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करा जाए, इस पे क्या अकाउंटिंग पॉलिसी लगाऊं, तो आपका खुद का इसमें आंसर आ जाएगा। सर सिंपल सी बात है, आप इस पीपी के लिए चले जाइए, एक इंड एस अवेलेबल है, इंड एस 16। इंड एस 16 जैसा बोलता है उस अकॉर्डिंग मेथड लगा के आप इस पीपी को बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, ये आप लोग खुद आंसर दोगे। तो बस यही इंड एस ने लिखा है। अगर किसी ट्रांजैक्शन के लिए स्पेसिफिक इंड एस अवेलेबल है तो एंटिटी को वो स्पेसिफिक इंड एस में जो जो बातें बोली गई हैं वो बातें अप्लाई करके उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। मतलब इतना फालतू सा पॉइंट बनाने के लिए एक टॉपिक है, आपके लिए पूरा थियोरेटिकल है, कुछ भी नहीं है। तो इंड एस 16 क्या बोलता है, पीपी को इनिशियली आप जो भी कॉस्ट आपने लगाई है उसको खरीदने के लिए उस कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, तो उस पे आप रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद ईयर एंड पे आप चाहें तो कॉस्ट मॉडल पे दिखा लें, चाहें तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा लें, इंड एस आपको फ्री चॉइस देता है, तो उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, काम खत्म। तो ये आपका इंड एस इस अकॉर्डिंग काम करता है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूं, हमने पढ़ा था फाइनेंशियल असेट्स इंड एस 109 में। फाइनेंशियल असेट्स की अगर अकाउंटिंग करनी है तो 3 मेथड से, एसीए मेथड, एफबीटीपीएल, एफबीटीओसी। सर ये सब क्या है, आप ऑलरेडी जो प्रीवियस हम ऑलरेडी सिलेबस में पढ़ चुके हैं इंड एस, वो रिवाइज करके रखना, क्योंकि ये जो इंड एस है ना इनका लिंकेज उनसे कनेक्ट होगा, उनके ही एग्जांपल्स आएंगे, इनमें कोई नई बातें नहीं होती है। तो वहां पे हमने देखा था फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड करने के 3 मेथड थे, पर वहां कोई फ्री चॉइस नहीं थी। एसीएम पे आप तभी दिखा सकते थे जब आपका इंटेंशन ऐसा है उस एसेट को मैच्योरिटी तक रखने का, यानी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने हैं। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, 10 ईयर्स की मैच्योरिटी है, तो मैंने सोचा 10 ईयर्स तक मैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कलेक्ट करूंगा, तो एसीएम पे दिखाऊं। लेकिन मैंने सोचा होता कि यार इसको 3-4 साल मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको बेच के मार्केट में प्राइस उठा लूंगा, मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करूंगा, तो आप एफबीटीओसी पे दिखाओ। ऐसे कंडीशन थी वहां पे। तो कंडीशन वहां इंड एस क्या बोल रहा था, इस फाइनेंशियल एसेट को ये कंडीशन मीट हो तो इस मेथड से दिखाना, और ये कंडीशन मीट हो तो इस मेथड से दिखाना, यानी उसके ऊपर स्पेसिफिक इंड एस लग रहा है, आप उस अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर लो। बस इतना सा फालतू सा ये टॉपिक था। अब इस टॉपिक में कुछ एडवांस बात लिखी हुई है, वो समझ लीजिए, थियोरेटिकल बात है, कोई काम की नहीं है, बस एक बार सुन लो।
क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज एंटिटी शेल रेफर फॉलोइंग सोर्सेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, मैंने बोला कि अगर किसी ट्रांजेक्शन पे स्पेसिफिक इंडेस अवेलेबल हो तो वो इंडेस जो बोल रहा है वो बात मान लो, लेकिन मान लो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसपे इंडेस ही अवेलेबल नहीं है, सर ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए दुनिया में डेवलपमेंट होते जाते हैं, टाइम टू टाइम जो ह्यूमैनिटी है वो आगे बढ़ती है, पता नहीं मार्केट में क्या क्या चीजें होती रहती है, तो अकाउंटिंग में भी फिर डेवलपमेंट करने पड़ते हैं। सपोज आज के दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंसानों को खरीदना बेचना लीगल हो चुका है, आप इंसानों को आराम से खरीदो बेचो, लीगल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार एग्जांपल समझ लो, ठीक है, इसमें ऑफेंड मत हो जाना, कैसी बात कर रहे हो सर, आप तो फालतू बातें करते हो। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मान लो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि इंसानों को खरीदना बेचना एकदम लीगल, आप आराम से धंधा करो इस चीज का। मुझे लगा ये तो धंधा बहुत बढ़िया है, इसमें मेरे को स्कोप नजर आ रहा है, तो मैंने ये धंधा तुरंत से चालू कर दिया। तो मैंने ये धंधा तुरंत से चालू किया तो मैं इंसान खरीदने और बेचने लगा। अब सर इंसान खरीदने बेचने लगा तो इनकी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पर सर इंसानों को खरीदने बेचने के लिए तो कोई इंडेस अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि भाई आज गवर्नमेंट ने लीगल करा तो इंडेस बनाने वाला जो इंस्टीट्यूट है वहां पे भी लोग मीटिंग करेंगे, उनको भी टाइम लगेगा उस पर इंडेस बनाने के लिए। तो अब इस पे इंडेस अवेलेबल नहीं है और मैं इसमें इंडेस के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कैसे करूं, यानी किसी ट्रांजेक्शन के लिए इंडेस अवेलेबल नहीं है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। तो उसके लिए 5 सोर्सेज दिए इस इंडेस ने केवल 5 सोर्सेज है, आप इन 5 सोर्सेज को जाके रेफर करो, ये सोर्सेज में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप इस ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कर सकते हो। और इन 5 सोर्सेज को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले ये वाला सोर्स, इस सोर्स से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो सेकंड सोर्स पे चले जाओ, वहां पे भी नहीं हो रहा तो थर्ड सोर्स पे चले जाओ। तो मैं ये सोर्स समझा देता हूं। पहला सोर्स, एनी अदर इंडेस ऑन सिमिलर ट्रांजेक्शन, यानी जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं उस पर तो इंडेस नहीं है, पर उसके जैसा कोई सिमिलर ट्रांजेक्शन देखो अगर मार्केट में होता है तो, और उस ट्रांजेक्शन पे कोई इंडेस अवेलेबल है क्या। तो आपने दिमाग लगाया यार इंसानों को खरीदने बेचने के लिए कोई इंडेस नहीं है, पर इंसानों की जैसे हमने देखा एक बायोलॉजिकल एसेट यानी गाय भैंस, तो इंसान भी तो बायोलॉजिकल एसेट ही, जानवर ही एक तरीके से, इंसान कोई अलग चीज थोड़ी ना। कलयुग में तो ऐसे ही जानवरों जैसे काम करते हैं इंसान, गाय भैंसों को तो काट के भी खा लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही जानवर भी वही काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल एसेट है, इंसान भी बायोलॉजिकल एसेट है, तो सर इंडेस 41 बात करता है उसकी, तो इंडेस 41 के अकॉर्डिंग इंसानों की अकाउंटिंग कर लेगा, सिमिलर ट्रांजेक्शन लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, क्या, इंडेस 41 बोलता है बायोलॉजिकल एसेट अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में खेती बाड़ी में यूज में आ रही है ना तो इंडेस 41 लगाना, अदरवाइज नहीं। तो सर मैं तो इंसानों को खरीद बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ, खेती बाड़ी का बिजनेस नहीं कर रहा इंसानों को यूज में लेके, तो यार वो वाला सोर्स मुझे सही नहीं लग रहा। तो फिर मैं सेकंड सोर्स पे जाऊंगा, फ्रेमवर्क ऑफ इंडेस, मैं देखूंगा इंडेस के फ्रेमवर्क को। सर ये क्या होता है, इसका भी चैप्टर है, हम पढ़ेंगे क्या चीज है, बाकी एक बार मैं ब्रीफ में बताता हूं। इंडेस का फ्रेमवर्क, जब आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बनाते हो, इंस्टीट्यूट जब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बना रहा था कि भाई इस ट्रांजैक्शन के लिए ये इंडेस बना लेते हैं, इसके लिए ये, जहां जहां उनको लगा जरूरत, तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के प्रिंसिपल बनाना तैयार कर देंगे, अकाउंटिंग के रूल बनाना तैयार कर देंगे। उसके लिए पहले उनको एक फ्रेमवर्क, एक बेस तैयार करना पड़ता है। पहले एक बेस तैयार होता है, उस बेस के अंदर लिखा जाता है कि हाँ इंडेस का ये ऑब्जेक्टिव होगा, इंडेस के बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स को इस तरीके से हेल्प करेंगे। इंडेस के अंदर जब हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास कॉस्ट मॉडल अवेलेबल होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल अवेलेबल होगा, फेयर वैल्यू का पॉइंट होगा, वैल्यू इन यूज होगा, ये सब बातें फ्रेमवर्क में लिखी जाती है। तो उसके बेस पर फिर इंडेक्स बनाए जाते हैं। इंडेक्स बनाते वक्त फ्रेमवर्क की बातों को ध्यान रखा जाता है। एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, आपको अपना घर बनाना है, मकान बनाना है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली घर बनाना चालू करते हो, पहले उसका बेस तैयार करते हो, उसकी नींव बनाते हो, पहले बेस और नींव तैयार होती है, उसके बाद घर बनना चालू होता है। तो वही चीज है। तो आप कोई ट्रांजेक्शन ऐसा कर रहे हो जिसपे इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप फ्रेमवर्क पे चले जाओ जिसपे इंडेक्स टिके हुए हैं। यानी जब इंस्टीट्यूट अगर इस ट्रांजेक्शन के लिए इंडेक्स बनाएगा तो वो भी फ्रेमवर्क को रेफर करेगा, तो आप क्यों ना खुद ही फ्रेमवर्क को एक बार रेफर करके अपना जजमेंट लगाओ और उसके बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तैयार कर लो। ये हो गया। लेकिन आपको फ्रेमवर्क पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा क्या अकाउंटिंग करना चाहिए, फिर सर आप प्रोनाउंसमेंट देख लो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। सर ये क्या चीज है, लेक्चर 1 के टाइम पे बता दिया था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो कि IFRS इशू करता है, जो मेजरली कंट्रीज यूज में लेती हैं। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का प्रोनाउंसमेंट क्या है, IFRS की बात हो रही है। तो यानी आप IFRS यूज में ले लीजिए, अगर कोई उस पर IFRS अवेलेबल है तो मान लीजिए कोई IFRS भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप देखिए कोई प्रोनाउंसमेंट अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज का। दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनके खुद के आज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यूएस के अंदर यूएस वाले खुद के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, यूएस गैप। तो यूएस गैप अगर कोई अवेलेबल है मार्केट में मान लीजिए इंसानों की अकाउंटिंग करने का, तो आप वो फॉलो कर लो। अगर वो भी नहीं है तो लास्ट सोर्स है एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। आप जिस बिजनेस में
इन्वॉल्व हो, जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, तो देखो कोई और कंपनी भी मार्केट में कर रही है क्या? अगर कोई और कंपनी भी कर रही है तो जो कि जनरली कर ही रही होंगी, तो वो देख लो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें कि इस इंडस्ट्री में जनरली अकाउंटिंग क्या चल रही है, वही अकाउंटिंग आप भी फॉलो कर लो। बस बात खत्म, पॉइंट कंप्लीट। लास्ट पॉइंट, एंटिटी ने एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर ली और अप्लाई कर ली किसी ट्रांजेक्शन के लिए, तो एंटिटी को वही अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए हर साल। कंसिस्टेंटली वही पॉलिसी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉलो करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी में। ऐसा नहीं कि करंट ईयर में तो किसी एसेट को मान लो पीपी की बात करो तो कॉस्ट मॉडल पे दिखाया, अगले साल रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर उससे अगले साल कॉस्ट मॉडल। अरे भाई यूजर्स क्या बोलेंगे, इस एंटिटी को खुद को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या करेगी, यानी ये कुछ ना कुछ ज्यादा फ्रॉड ही कर रही होगी। समझ में आई बात? इसलिए इंडिया बोलता है कंसिस्टेंटली आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो। तो सर क्या आप ये बोलना चाहते हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार जो फॉलो कर ली उसे हमें चेंज नहीं करना, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना अलाउ नहीं है, क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि इंडिया ने अगला ही पॉइंट दिया, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो, ऐसा इंडिया ने बोला। एंटिटी शैल चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ। इंडिया ने दो सिनेरियो बताए, इन दो सिनेरियो में कंपनी चाहे तो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकती है। पहला सिनेरियो क्या है, रिक्वायर्ड बाय इंडियस। अगर किसी रेस्पेक्टिव इंडियस में ही लिखा हुआ है कि आपको ये अकाउंटिंग पॉलिसी बदलनी ही पड़ेगी, तो आपको फिर चेंज कर लेना है, फिर तो आपको उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। यानी किसी इंडेक्स में स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे कि 109 का एग्जांपल दिया था, फाइनेंशियल एसेट में इंटेंशन टू मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग मैंने एक बार एसीएम पे दिखा दिया, पर यार 3 साल बाद मुझे लगा कि यार इस वाले इन्वेस्टमेंट को मैं और 2 साल होल्ड करूंगा, मैक्सिमम कैश फ्लो लूंगा, फिर इसको मार्केट में बेच के निकल लूंगा। अब मेरा इंटेंशन बदल गया, मैच्योरिटी तक नहीं रखूंगा, तो सर अब इसे एफबीटीसीआई पे दिखाना पड़ेगा एज पर इंडेक्स 109। यानी इंडेक्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने की जरूरत पड़ गई, तो सर फिर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। पहला सिनेरियो खत्म। दूसरा सिनेरियो, तो दूसरा सिनेरियो क्या है, अब एंटिटी खुद की मर्जी से चाहे तो भी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकती है। यानी इंडिया से खुली छूट दे रखी है एंटिटी को कि आप चाहो तो अकाउंटिंग पॉलिसी बदलो, वॉलंटरी चेंज का ऑप्शन दे रखा है। मैं चाहूं तो अकाउंटिंग पॉलिसी बदल लूं, लेकिन वहां जहां फ्री चॉइस हो, ऐसा नहीं जहां कंडीशन बेस्ड अकाउंटिंग पॉलिसी हो वहां नहीं। जैसे इंडेक्स 109 में कंडीशन बेस्ड है कि ये वाला इंटेंशन है तो एसीएम दिखाना, ये वाला इंटेंशन है तो एफबीटीसीआई पे दिखाना, तो वहां अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता मैं। तो फ्री चॉइस की बात, जैसे कि इंडिया 16 पीपी में क्या बोलता है, ईयर एंड पे चाहूं तो कॉस्ट मॉडल, चाहूं तो रिवैल्यूएशन मॉडल, तो मेरी मर्जी होगी तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं वॉलंटरी। इस केस में मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने क्यों चेंज करी, क्योंकि ये अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से यूजर्स को ज्यादा रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पज होता है यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करवाना, उनको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन देना, ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन देना। तो मैंने सोचा यार इस पीपी को कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहा था, लेकिन इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे अगर मैं प्रेजेंट करूंगा तो मेरे यूजर्स को ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूं। तो इंडिया ने वॉलंटरी चेंज का ऑप्शन दे रखा है, बस ये बोल दिया कि आप ये डिस्क्लोज करो कि रेलिवेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये लाइन लिखने का मतलब ये हो गया ना, एंटिटी हर साल नहीं चेंज कर लेगी। भाई इस साल कॉस्ट मॉडल, अगले साल रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर वापस कॉस्ट मॉडल। भाई आप क्या कर रहे हो, आप हर साल बोल रहे हो कि ये मेथड रिलायबल इन्फॉर्मेशन देगा, इस साल बोला कि रिवैल्यूएशन मॉडल रिलायबल देगा, अगले साल बोल रहे हो कि कॉस्ट मॉडल रिलायबल इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप पहले खुद क्लियर कर लो, उसके बाद बात करना। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो, एक टाइम तक आप एक बार एक्यूरेसी से फॉलो करो, 4-5 साल बाद फिर आपको वापस लगता है तो आप चेंज कर लो, लेकिन ऐसे नहीं कि बार बार ही करते रहो। तो इंडिया ने थोड़ा तरीके से बात करने की बात करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में एक पॉइंट और है, फॉलोइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इंडेस ने 2 पॉइंट्स बताए, ये 2 पॉइंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं माना जाएगा। इंडेस ने ऐसा बोला, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें ये नहीं माना जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है। ये क्या है सर? ये 2 पॉइंट एक तरीके से इंडेस की तरफ से क्लैरिफिकेशन है। कुछ लोगों की आदत होती है ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की, जो बेसिक रास्ते से हटके, बेसिक जो इंडेक्स में बात लिखी हुई है ना उस पर उनका फोकस नहीं होता, उनका फोकस होता है एक्सेप्शन ज्यादा दिमाग चलाने पे। तो उन लोगों के लिए इंडेक्स ने खुद ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई ये लोग दूसरों को परेशान करेंगे फालतू के अपना ज्यादा दिमाग चला के, तो एक काम करते हैं हम ही क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। तो इंडेक्स ने खुद ने 2 क्लैरिफिकेशन दे दिए कि भाई इन दोनों सिनेरियो में आप इसे कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मत मानना। पहला सिनेरियो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो पिछले ट्रांजैक्शन से सब्सटेंस में डिफरेंट है, ऐसा ट्रांजैक्शन जो पिछले ट्रांजैक्शन से सब्सटेंस में डिफरेंट है, तो उस ट्रांजैक्शन पे आप अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मत बोलना। सर ये क्या बोल दिया? सर ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इससे नहीं समझ आएगा, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल को सुन लो, एकदम अच्छे से ये याद हो जाएगा। क्या पॉइंट है,
मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग थी जिसको मैं ऑफिस पर्पस से यूज में लेता था, यानी मैंने उसे पीपी दिखा रखा था। तो सर वो मेरी बिल्डिंग पीपी में आ रही थी और मैं उसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एक दिन मैंने डिसाइड किया इस बिल्डिंग से अपना ऑफिस बाहर किया और इस बिल्डिंग को मैंने किराए पर चढ़ा दिया, किसी को लीज पर दे दिया, रेंट पे दे दिया। तो सर यानी मैंने इसका पर्पस बदल दिया, चेंज इन यूज बदल दिया। तो चेंज इन यूज की वजह से क्या हुआ, ये अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है। इंड एस 40 में हम पढ़ चुके हैं पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिक्लासिफाई हो सकती है अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाए तो अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ गई, तो अब मैं इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे दिखा सकते हो, ऐसा इंड एस 40 में लिखा है, तो अब मैं इसे कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहा हूँ। तो सर मैं एक पीपी बिल्डिंग थी, वो पहले पीपी क्लासिफाई थी तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाता था। अब वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ चुकी है तो अब मैं उसे कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहा हूँ। तो सर ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल, सेम बिल्डिंग के ऊपर। भाई ज्यादा दिमाग मत चलाओ, पुराना ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन सब्सटेंस में डिफरेंट है। पहले वो बिल्डिंग पीपी थी तब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा रहे थे, अब वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसलिए उसे कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है कि पीपी थी तो रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आया, ऐसा नहीं किया आपने। तो जो अब ट्रांजैक्शन है ना वो पिछले ट्रांजैक्शन से सब्सटेंस में कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। दूसरा सिनेरियो, एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली। यानी कोई ट्रांजैक्शन आप पहली बार कर रहे हो, उस पर आप पहली बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करोगे तो उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मत बोल देना। एग्जांपल, सर आज मैं एक मशीन पीपी खरीद के आया, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए है ना पहली बार के लिए आपको कॉस्ट मॉडल ही अलाउ होता है, तो आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया। तो ऐसा मत बोलना कि सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हमने मेथड चूज किया। अरे भाई पहली बार तो कोई मेथड चूज करना पड़ेगा ना। पहली बार में मान लो यहाँ तो केवल कॉस्ट मॉडल अलाउ है, मान लो पहली बार में दोनों मॉडल अलाउ होते हैं, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। तो अब आप बोलते हैं कि सर हमने तो कॉस्ट चूज कर लिया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अरे भाई पहली बार तो कुछ तो चूज करना पड़ेगा। चेंज जब होता है कि जब आप एक मॉडल चूज करके दूसरे मॉडल पे जाओ, उसे चेंज बोलोगे, ठीक है। तो इसे चेंज मत बोल देना, ये क्लैरिफिकेशन इंड एस की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का हमने बात करी कि चेंज कर सकते हो। अब चेंज कर सकते हो तो चेंज करोगे कैसे, आप अप्लाई कैसे करोगे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज अपनी बुक्स में। सर अप्लाई कैसे करना, सर बुक्स में अमाउंट बदल जाएंगे। मान लीजिए मैं आपको इन्वेंट्री का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं है ना एक इन्वेंट्री है जो 2 साल पहले से मेरी बुक्स में आ रही है और 2 साल से मैं उसको फीफो मेथड पे दिखा रहा था। अब करंट ईयर से मैं उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पे दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल अलाउ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर जैसे ही वेटेड एवरेज कॉस्ट पे दिखाऊंगा ना, इन्वेंट्री का अमाउंट बदल जाएगा। अरे भाई मेथड चेंज करने से अमाउंट बदलता है ना, सिंपल सी बात है। अमाउंट की कैलकुलेशन अलग आएगी, कोइंसिडेंटली सेम हो जाए वो एक अलग बात है, वरना अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो सर इस अमाउंट चेंज होगा तो इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का एडजस्टमेंट किस तरीके से आप करने वाले हो वो ध्यान रखो। तो इंड एस क्या बोलता है, देखो सबसे सिंपल सी बात, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है किसी इंड एस की वजह से चेंज होती है, कंडीशन बेस्ड, जैसे इंड एस 109 में बताई। तो वो इंड एस खुद ही बात कर लेते हैं कि ऐसे केस में अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज किस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि इंड एस 109 ने खुद ने बोला हुआ है एसीएम से जब आप एफबीटीयूसीआई पे दिखाओ जाओगे तो रिक्लासिफाई कैसे करोगे, वो इंड एस 109 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सारे केसेस। तो जब स्पेसिफिक कंडीशन बेस्ड अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी होती है ना, तो वो रेस्पेक्टिव इंड एस ही बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक इंड एस बात करेगा तो आप इधर इस इंड एस में नहीं आओगे, जनरल बात है। लेकिन स्पेसिफिक इंड एस में कोई बात नहीं लिखी हुई कि इस अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज को आप कैसे ट्रीट करोगे, तो आप इस जनरल इंड एस के अंदर आके इसके बाद सीखोगे। जैसे कि कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, या फिर फीफो से वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पे जाना। तो सर इस केस में इस इंड एस में आइए, और ये इंड एस क्या बोलता है, ऐसे केस में एंटिटी को अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, यानी वो ट्रांजेक्शन पास्ट में जिस दिन पहली बार हुआ था उस दिन से ही अगर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पे दिखा रहे होते इन्वेंट्री, तो आज क्या बैलेंस होता वो लेके आओ। अब पास्ट में जाके मेथड को सही करो, पास्ट में जाके आप वेटेड एवरेज कॉस्ट लगाओ, जब से इन्वेंट्री बुक्स में आ रही है तब से वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाओ। समझ में आई बात, पास्ट में जाके सही करो, ठीक है। ये इंड एस ने बोला पास्ट में जाके करो, क्योंकि भाई एंटिटी, ऐसा इंड एस ने क्यों बोला, क्योंकि एंटिटी क्या है जानबूझ के ऐसे बार बार इंड एस में चेंज ना करे। भाई एंटिटी खुद की इच्छा से कर रही है ना, एंटिटी खुद की इच्छा से बदल रही है। भाई मेरे को फीफो से वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो जाओ फिर पहले ही जाके भी सही करो। आप जब आपने पहली बार फीफो पे रिकॉर्ड करा तब से वेटेड एवरेज कॉस्ट लगाओ, पता चलेगी ना एक्यूरेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो फिर आप खुद से चेंज करो। इसलिए इंड एस रेट्रोस्पेक्टिवली जाने की बात करता है। अब सर पास्ट में जाके सही करने का मतलब क्या है, लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस मंगवाऊं जो साइन होके पब्लिश हो चुके, और उनको फिर काट के उनकी वैल्यू सही करूं वेटेड एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग और फिर वापस पब्लिश करूं। नहीं, ऐसा नहीं करते। पास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस मंगा के काट पीट के हम वापस पब्लिश नहीं करते। तो सर कैसे करेंगे, आपको पता है करंट ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होते हैं तो उसमें करंट ईयर के कॉलम के साथ प्रीवियस ईयर का कॉलम भी जाता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शेड्यूल 3 के अंदर।
तो प्रीवियस ईयर का जो कॉलम जाता है वो इसी पर्पज से है। तो अब आप क्या करो, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे ना, तो जो कंपैरेटिव अमाउंट आपके जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर के, उनमें आप एडजस्टमेंट करो। यानी प्रीवियस ईयर की जब इन्वेंट्री दिखेगी ना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग दिखनी चाहिए। इसके अलावा आपके ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस को भी अफेक्ट कर रहा है। यानी प्रीवियस ईयर से पुराने सालों में, प्रीवियस ईयर से पुराने सालों में भी अगर इफेक्ट डाल रहा है, ध्यान से सुन लेना, प्रीवियस ईयर से पुराने सालों में भी इफेक्ट डाल रहा है। तो सर मैं तो पिछले 2 साल से फीफो मेथड यूज कर रहा था, तो पिछले 2 साल पहले मेरे को जाके वेटेड एवरेज कॉस्ट लगाना पड़ेगा। तो सर ये इफेक्ट कब डाल रहा है? पिछले साल से पहले वाले साल में भी इफेक्ट डाल रहा है। तो अगर पिछले साल से पुराने वाले पीरियड्स में भी अगर इसका चेंज आएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज का एडजस्टमेंट होगा, तो आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस, पिछले साल के जो ओपनिंग बैलेंसेस है ना, उनके अंदर आप एडजस्टमेंट कर दो। हर लाइन आइटम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम में एडजस्टमेंट होना है, वो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस में कर दो। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो करंट कॉलम बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाएंगे, उससे पहले का तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे केस में आप प्रीवियस ईयर के जो ओपनिंग बैलेंसेज है ना, उसके अंदर आप उससे पिछले सालों के जितने भी एडजस्टमेंट होने थे ना, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस में ले आओ। प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंसेज में आप कर दो, उससे पिछले सालों के जितने भी एडजस्टमेंट अगर होने हैं तो। समझ में आई बात? मान लो मेरा फीफो मेथड पिछली बार मैंने लास्ट टाइम लगाया था और अब मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट लगा रहा हूँ, तो इसका एडजस्टमेंट सिर्फ पिछले साल होना है, उससे पुराने प्रायर पीरियड्स में तो कुछ होना ही नहीं है, उससे पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट छेड़ने ही नहीं है, तो बस ये ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। तो यानी आपको क्या करना है, आपको कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर एडजस्ट करने हैं, एंड आपको एडजस्ट करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस, फॉर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू ऑल प्रायर पीरियड्स इफ एनी। पिछले साल से पुराने सालों का भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से, तो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेज में उसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल से आपको इस पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जो अपन ने रेगुलर बैच में भी देखते हैं एग्जांपल, वही एग्जांपल यहाँ पे मैं काम में ले लेता हूँ। देखो मान लो मैं फीफो मेथड पे इन्वेंट्री को दिखा रहा था 2000 और 2001 वाले ईयर में, 2001 और 2002 वाले ईयर में। करंट ईयर है 2002 2003, इसमें मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पे दिखाना चाहता हूं। तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली यानी इस साल से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करना वेटेड एवरेज कॉस्ट का। अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट पे दिखाया होता तो क्या इन्वेंट्री होती? तो 2000-2001 में एक बार आप पुराने फॉर्मेट वाला P&L अकाउंट बना के देखो, उससे आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। कंसेप्ट समझना है तो इसी तरीके से समझना है, वो वर्टिकल फॉर्मेट में कंसेप्ट नहीं समझ सकते, कंसेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। अब आप में से किसी की क्वेरी आ जाए, सर इंडेस वालों को तो शेड्यूल 3 फॉलो करना होता है, आप तो ये वाला फॉर्मेट में समझा रहे हो। अरे भाई कंसेप्ट तो इसी में समझना पड़ेगा ना, ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो कंसेप्ट इससे क्लियर होते हैं। तो P&L अकाउंट बनाओगे, तो मैंने देखा अगर उस साल वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाया होता तो क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपीज से ज्यादा होता, क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपीज से ज्यादा होता। सपोज अपन ने पता किया, ये कैलकुलेशन आप एंटिटी खुद करके रखेगी, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक 10 से बढ़ता, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता तो इधर आपका प्रॉफिट भी बढ़ता कि नहीं बढ़ता? सिंपल सी बात है, ये तो बेसिक आप कैलकुलेशन समझते हो, बहुत बार अपन समझते आए हैं। तो सर इस साल का प्रॉफिट बढ़ता, और प्रॉफिट बढ़ता तो प्रॉफिट कहाँ एक्यूमुलेट होता है? सर ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाके रिटेन्ड अर्निंग्स में एक्यूमुलेट होता है। तो सर इस साल का रिटेन्ड अर्निंग्स भी 10 रुपीज से बढ़ जाता। समझ में आई बात? खत्म। अभी नेक्स्ट ईयर आ जाओ 2001-2, इस वाले साल में 2001-2 में क्या होता? सर ये इस साल का जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था, ये अगले साल ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाता। भाई 2001-2 में फीफो मेथड के अकॉर्डिंग तो जो पहले क्लोजिंग स्टॉक था वही ओपनिंग बना होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं 2000-2001 में अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएं तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो इतने से बढ़ेगा। देखो यहाँ आप कोई नई चीज नहीं सीख रहे हो, आप कुछ नई चीज नहीं सीख रहे हो, जो अकाउंटिंग करते हो वही कर रहे हो, बस आप पिछले सालों में जाके उसका ट्रीटमेंट सही कर रहे हो, वो अकाउंटिंग पिछले सालों में जाके अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ता। मान लो आपको बोला हुआ है कि इस साल क्लोजिंग स्टॉक 15 से बढ़ता, अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट लगता तो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो प्रॉफिट कितने से बढ़ता? सर बाई साइड में 15 से बढ़ रहा है और 2 साइड में 10 से, यानी नेट प्रॉफिट आपका 5 रुपीज से बढ़ जाता। तो सर प्रॉफिट 5 से बढ़ता तो इस साल का जो रिटेन्ड अर्निंग है वो 5 से और बढ़ता। इस साल के रिटेन्ड अर्निंग में एक चीज और होती, पिछले साल का जो रिटेन्ड अर्निंग 10 से बढ़ा था उसका इंपैक्ट भी तो आता, वो 10 से और बढ़ता। यानी इस साल का रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस जो आपकी बुक्स में आ रहा होगा पिछले साल का, वो 10 रुपीज से एक बार बढ़ता पिछले साल का इफेक्ट देने के लिए, और 5 रुपीज का इस साल का खुद का इफेक्ट देने के लिए। और फिर करंट ईयर में तो फिर आप अपने आप ट्रीटमेंट कर ही लोगे। करंट ईयर में ये ओपनिंग बन जाएगा और करंट ईयर का तो क्लोजिंग आप डायरेक्टली दिखाओगे, इस तरीके से इफेक्ट लेते आओगे। तो देखो क्या होगा, करंट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट ईयर में तो आप सही दिखाओगे। प्रीवियस ईयर में आपने एडजस्टमेंट करे तो प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट कंपैरेटिव अमाउंट में आएंगे। कंपैरेटिव अमाउंट में कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के दिखा दोगे और एक आप रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ा के दिखा दोगे। सर क्या इस
चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का पिछले साल से पुराने पीरियड में भी इफेक्ट है, बिल्कुल है 2000-2001 में भी। पिछले साल का पुराना पीरियड है ना ये, तो पिछले साल से पुराने पीरियड में भी इफेक्ट है। तो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस में आप एडजस्टमेंट करके रखना। पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक में, एक तो इसमें एडजस्टमेंट हो रहा था, और पिछले साल रिटेन अर्निंग भी क्लोजिंग से बढ़ता, पिछले से पिछले साल। तो यानी पिछले साल का जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग है वो 10 से बढ़ता ना, पिछले साल का 2001-2 का ओपनिंग रिटेन अर्निंग, तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में ये इफेक्ट लेके रखना, ताकि आज के दिन आपका बैलेंस मैच हो जाए सारा का सारा। ठीक है, ये आप देख लेना, बिल्कुल बेसिक, आपको बस करेक्शन करना और कुछ भी नहीं करना। चलिए अब आगे। इसके बाद इंडिया ने एक लास्ट पॉइंट लिखा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत यूज लिया जाता है। क्या बोला? अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, आपने सारे रीजनेबल एफर्ट लगा लिए लेकिन आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, इंडिया बोलता है फिर आप प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग कर दो। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आज के दिन के बाद से आप इसे वेटेड एवरेज कॉस्ट पे दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना हिसाब किताब छोड़ो, पुराना कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मत करो। मतलब इस साल से क्लोजिंग स्टॉक आप वेटेड एवरेज कॉस्ट से दिखाना चालू करो, बस खत्म। इतनी सिंपल सी बात बोली। तो सर इंडिया ने ऐसा छूट दे दी ना, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में लोग यही यूज़ में ले लेते हैं। बड़ी कंपनीज को फिर भी उनके ऑडिटर बोलते हैं कि नहीं आप ये करो। तो अब इसमें कैसे होता है, इम्प्रैक्टिकेबल क्यों है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है और मेरे 20 साल पहले से फीफो मेथड लगा रहा था और अब मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट लगाना चाहता हूँ। तो सर अब रेट्रोस्पेक्टिवली 20 साल पहले से, 20 साल पहले के मेरे पास रिकॉर्ड्स नहीं है। अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में एक 5-7 साल के मेंटेन करके रखता हूँ, उससे पहले के डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। आप कंपनी एक्ट में भी पढ़ते हो ना, एक लिमिट होती है, उससे पहले कि आप डिस्ट्रॉय करोगे तो चलेगा। तो सर कैसे रेट्रोस्पेक्टिव लगाऊं, रिकॉर्ड से नहीं है। तो सीए ने बोला 5-7 साल जितने के रिकॉर्ड है उतने के आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगा लो। मैंने बोला भाई तब के भी अगर मैं लगाऊंगा ना तो मेरे को सारे एम्प्लॉइज को 3 महीने बैठाना पड़ेगा, तब जाके वो रिकॉर्ड से मैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन निकाल पाऊंगा। इतना ज़्यादा डेटा है मेरा, 3 महीने क्या मैं धंधा बंद कर दूं? तो सर इस केस में इंडिया ने बोला भाई बिजनेस पे इफेक्ट मत डालो, मतलब आप सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने के लिए इतना नुकसान करोगे तो ये रीजनेबल नहीं है, आप इम्प्रैक्टिकेबल बोल के प्रोस्पेक्टिवली करो। तो बस ये एक फालतू सा पॉइंट है। आगे चलिए। अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया तो अब आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा। क्या क्या? आपको नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ेगा कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या चेंज किया, उसका नेचर बताना पड़ेगा। मान लो फीफो मेथड से वेटेड एवरेज कॉस्ट पे शिफ्ट हुआ तो आपको बताओगे कि हम अपनी इन्वेंट्री को फीफो से वेटेड एवरेज कॉस्ट पे दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा इफेक्ट ऑन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करने की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स पर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्या क्या इफेक्ट हुआ, यानी आपको एडजस्टमेंट का अमाउंट बताना है ऑन ईच अफेक्टेड आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम है उसमें से जो जो आइटम्स पे इफेक्ट पड़ा था उस एडजस्टमेंट का, आपको हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट बताना है। मान लीजिए इन्वेंट्री का केस था तो इन्वेंट्री में आपका एक तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पे फर्क पड़ रहा था, एक आपके प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा था, एक रिटेन्ड अर्निंग्स पे फर्क पड़ रहा था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो जो आइटम से इफेक्ट आ रहा है उस पर आप एडजस्टमेंट बताओगे कि देखो इसमें हमने इतना एडजस्टमेंट किया इस ईयर में इसमें इतना एडजस्टमेंट किया। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में ही आपका इसमें इफेक्ट आता है। इसके बाद अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल है तो आपको उसका रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट इस इंडिया का टॉपिक अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग पॉलिसी वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, फालतू से थ्योरी के टॉपिक होते हैं। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट पे आइए। अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट का पॉइंट देखो बहुत आसान सा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, उनको केवल एस्टिमेट ही किया जा सकता है। और एस्टिमेट करते वक्त एंटिटी को खुद का जजमेंट इन्वॉल्व करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लो मेरा एक डेटर और जो लॉसेस में चल रहा है, तो मुझे शक है कि यार इससे आने वाला पैसा डूबेगा। अब मुझे नहीं पता कितना पैसा डूबेगा एक्यूरेटली, बस यार मेरे को लग रहा है इससे कुछ पैसा डूबेगा। 1 लाख रुपीज़ का डेटर है तो मुझे लग रहा है 20,000 रुपीज़ डूबेंगे। अब हो सकता है फ्यूचर में सारा पैसा मुझे मिल जाए या हो सकता है सारा पैसा ही डूब जाए, पर कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ एस्टिमेशन की बात चलिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ऐसे ही वारंटी ऑब्लिगेशन, मैंने प्रोडक्ट बेचा, अब मुझे लग रहा है यार मैंने वारंटी दी, उसमें कुछ डिफेक्ट आएंगे तो सामने वाला कस्टमर आएगा फ्री में रिपेयर करवा के लेके जाएगा, तो रिपेयर कॉस्ट कुछ आ सकती है, तो वो मैं एस्टिमेशन से पता लगाऊंगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो कुछ आइटम आप सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हो। मेजरमेंट वाले आइटम क्या होता है? मान लो मैंने मशीन खरीदी, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसकी कॉस्ट फिक्स है कि भाई इतने में खरीदी, इतना उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, फ्रेट लगा, जो भी चीज़ें हैं वो फिक्स अमाउंट है। तो वो है मेजरमेंट के आइटम। और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया एस्टिमेशन के, इन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। ऐसे किसी पीपी की यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करना, रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करना, भाई ये एस्टिमेशन है, कोई गारंटी से थोड़ा ना बोल सकता है कि 10 साल चलेगी मतलब 10 साल, नहीं, जरूरी नहीं।
एज ए रेजिडुअल वैल्यू भी एक एस्टिमेट ही होता है, एज ए डेप्रीशिएशन मेथड भी एस्टिमेट होता है। तो डेप्रीशिएशन मेथड एस्टिमेट क्यों? कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले डेप्रीशिएशन मेथड अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाता था, पर वो गलत था, इसलिए फिर बाद में इसे सही करके अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला गया। क्यों? अब इसका रीजन मैं आपको देता हूँ। देखो, डेप्रीशिएशन लगाया क्यों जाता है? क्योंकि हम मानते हैं असेट में वियर एंड टियर, असेट में घिसावट होती है। तो डेप्रीशिएशन के कुछ मेथड है जिनकी अजम्पशंस है, जैसे SLM मेथड, वो बोलता है कि हर साल इक्वल घिसावट होगी, हर साल इक्वल वियर एंड टियर होगा। WDV मेथड वो क्या बोलता है? हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग घिसावट होगी। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, हर साल जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उस अकॉर्डिंग घिसावट होगी। पर क्या ये एकदम करेक्ट है? नहीं, घिसावट कौन मेजर कर सकता है? वो सिर्फ एस्टिमेट करी जा सकती है। डेप्रिसिएशन मेथड एस्टिमेशन होता है, ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी। समझ में है आपको बात? तो अकाउंटिंग एस्टिमेट मैंने समझाया। अब देखिए अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज। अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। इंड एस बोलता है एंटिटी को अकाउंटिंग एस्टिमेट रिवाइज करना ही चाहिए, रिवाइज करना ही चाहिए, चेंज करना ही चाहिए अगर सर्कमस्टांसेस बदलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और मोर एक्सपीरियंस। एंटिटी के पास नई इन्फॉर्मेशन आती है, मेरे पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है, तो मुझे अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट का रिवाइज करना चाहिए, उसमें चेंज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो स्टार्टिंग में मैंने एक मशीन खरीदी, मुझे लगा 10 साल में से आराम से चला लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर फिर मैंने 2 साल बाद समझ में आया कि यार मेरे जो एम्प्लॉइज है ना, बड़े वाहियात है, बर्बाद है। ये इन्होंने ऐसी हालत कर दी 2 साल में, ये मशीन 5 ईयर्स चल जाए ना टोटल, तो बहुत बड़ी बात है, 10 साल तो भूल जाओ। तो सेकंड ईयर के एंड में मैंने एस्टिमेट लगाया कि भाई अब ये तो 5 ईयर्स ही चलेगी, तो सर अब नई इन्फॉर्मेशन, नए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ लग रही है, तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? बहुत आसान है, प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करो। अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज को प्रोस्पेक्टिवली, यानी जिस दिन अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हुआ उस डेट के बाद से आप उसका इफेक्ट देना चालू करो। पास्ट में जाके कुछ नहीं करना, आज के बाद से आप इफेक्ट दो, क्योंकि भाई आपने पास्ट में कोई गलती नहीं करी थी। पास्ट में उस दिन जो आपके पास एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन था उसके बेसिस पे आपने एस्टिमेट लगाया और अकाउंटिंग करते आए, तो कोई गलती नहीं थी, तो उसको कुछ मत करो, उसको मत छेड़ो। आप अभी जो नई इन्फॉर्मेशन उसकी बेसिस पे प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करो। तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या हम गलती कर रहे थे पास्ट में जो रेट्रोस्पेक्टिवली लगा रहे थे? हाँ, एक तरीके से आप अपनी चॉइस की मनमानी कर रहे हो। आपने बोला कि भाई पहले फीफो मेथड, अब आप बोल रहे हो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से ज्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो फिर ये आप पहले सोच लेते। तो आप अब जाओ पास्ट में जाके और फिर लगाओ वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसलिए वहां आपकी चॉइस है, ताकि मैंने बताया था उसका मिसयूज भी ना हो। वरना लोग क्या करेंगे, भाई इस साल लगाओ, अगले साल चेंज कर लो वापस, फिर अगले साल वापस चेंज कर लो। समझ में आई बात? इसलिए वहां रेट्रोस्पेक्टिवली की बात होती है। तो यहाँ प्रोस्पेक्टिवली होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें भी डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे जब भी चेंज करोगे। डिस्क्लोजर क्या क्या जाएंगे? वही 3 डिस्क्लोजर होंगे। सबसे पहला नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हुआ है तो उसका नेचर बताओ कि आपने क्या एस्टिमेट में चेंज किया। मान लो यूजफुल लाइफ का, तो आप बताओगे इस पर्टिकुलर मशीन पे पहले हम 10 साल यूजफुल लाइफ ले रहे थे, अब 5 साल मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो भी एस्टिमेट सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। इसके बाद दूसरा क्या बताओगे? इफेक्ट ऑन करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आने की वजह से करंट ईयर में क्या इफेक्ट आया और फ्यूचर ईयर्स में क्या इफेक्ट आएगा। इफेक्ट का मतलब एडजस्टमेंट, कितने अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर अफेक्टेड आइटम्स पर। यानी आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओगे, इस केस में यूजफुल लाइफ से डेप्रिसिएशन अफेक्ट होगा, इसके बाद प्रॉफिट अफेक्ट होगा, आपके मशीन का पीपी का बैलेंस अफेक्ट होगा, ये सब आप इफेक्ट बता सकते हो। करंट ईयर और फ्यूचर ईयर, सर यहाँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर था अकाउंटिंग पॉलिसी के केस में, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली चलता है, ठीक है। तो वहाँ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में बताना होता था, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है, तो करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स में भी आप एस्टिमेट करके बताओ क्या इफेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। अकाउंटिंग पॉलिसी के केस में आप बोलोगे सर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो तो फिर वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं होगा, सिर्फ करंट ईयर का होगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, मतलब बहुत माइनर से पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए लास्ट डिस्क्लोजर, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर ईयर्स पे इफेक्ट क्या होगा उसका एस्टिमेट लगाना, तो आप इस फैक्ट को डिस्क्लोज करो नोट्स में कि यार हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर ईयर्स का हम एस्टिमेट लगा पाएँ कि क्या इफेक्ट आएगा। आपको ये फैक्ट लिखना पड़ेगा, ये लाइन लिखनी पड़ेगी अपने नोट्स में। इसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट में। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को आप करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर मत मानो। मैंने बोला कि आप इसे ऐसा मत समझना कि आपने पास्ट में कुछ गलती करी। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्यों होता है चेंज? क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस बदले, हमारे पास नया एक्सपीरियंस आया है, नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो इसे प्रायर पीरियड के एरर, यानी पास्ट में हमने कुछ एरर करी ऐसा नहीं समझा जाता कि उसको हम सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते इसे हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास सर्कमस्टांस चेंज हुआ, इस वजह से करना पड़ा। इसके बाद अगर ये पॉइंट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम में आता है, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है किसी पॉइंट में ये समझने में क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज, तो इंडियस बोलता है आप इसे अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज मान लो, एकदम खुली छूट दे दी इंडियस ने।
तो इसी के साथ अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला टॉपिक कंप्लीट। अब लास्ट आ जाइए एरर्स वाला पॉइंट, एरर्स वाला टॉपिक। देखिए अब एरर्स क्या होते हैं। एरर्स का मतलब सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने कुछ गलती कर दी। गलती का मतलब ओमिशन या मिस स्टेटमेंट। ओमिशन, मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है, जो मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी और मैं बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गया, एंट्री पास करना भूल गया। मिस स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो करा पर गलत रिकॉर्ड कर दिया। गलत कैसे? एरर ऑफ कमीशन। मैंने 1 लाख रुपीस की मशीन खरीदी, मेरा अकाउंटेंट जब वो मशीन की अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे लगा हुआ था। फोन पे लगा हुआ था तो 1 लाख रुपए की मशीन की एंट्री में एक जीरो लगा दी और 10 लाख की एंट्री पास कर दी उस पागल ने। तो बस गलती हो गई, एरर ऑफ कमीशन। ऐसे ही एरर ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग जो करनी थी उसको मशीन अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन गलती से उसने मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके अलावा फ्रॉड, अकाउंटेंट जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको गर्लफ्रेंड को घुमाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसको बेचारी को डेट पे लेके जाएगा, आज उसकी बात हुई है प्राइवेट डेट पे लेके जाना उसको, उसके लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो उसने सोचा इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ यहीं से मार लेता हूँ, क्या पता चलेगा। तो उसने अकाउंटिंग में एक फर्जी एंट्री पास करके कैश को कम कर दिया और पैसा मार के ले गया। तो सर फ्रॉड किया वो ठीक है, पर उसकी वजह से अकाउंटिंग इफेक्ट हो रही है ना, अकाउंटिंग गलत हो रही है, तो ये भी एरर है। क्लासिफिकेशन एरर, मान लीजिए कोई नॉन करंट लोन था उसे करंट लोन दिखा दिया, तो ये भी एरर है। तो ये सब आपके एरर के टाइप्स होते हैं। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है तो एरर कब हो रही है ये एरर? तो सर एरर या तो करंट ईयर में हो सकती है, जिस साल के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं करंट ईयर, तो उसके एरर का क्या करें सर? उस एरर का कुछ नहीं। करंट ईयर में अगर कोई एरर हुई है तो वो एरर हुई है, आपको पता चल गया तो आप उसे सही कर दो बस, उसमें बात ही क्या करनी। मान लो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बना रहा हूँ और मुझे पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन रिकॉर्ड नहीं हुई, एक मशीन की एंट्री पास नहीं हुई जो हमने परचेस करी थी, तो बस करके पास करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करके साइन कर दो। इसमें क्या अलग बात करनी? अगर कोई एरर पता चल गई करंट ईयर में तो उसे सही करो, खत्म। एक मूवी में कहावत थी ना, सुबह का बुलेट शाम को घर आ जाए, तो वो भूला नहीं होता है ना, तो वही वाली चीज यहाँ अप्लाई हो रही है। अगर मान लो गलती करी करंट ईयर में और पता चल गई फिर भी सही नहीं कर रहे हो, तो भाई ये एंटिटी फ्रॉड है, फिर इस एंटिटी को छोड़े, इसकी तो बात ही नहीं करनी, फिर तो इंडेस क्या ही बोलेगा। आप सोचो ना, करंट ईयर की गलती करंट ईयर में पता चल गई तो बस उसको सही कर लो ना, उसमें तो क्या ही है। एंट्री में मान लो गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया था, सही कर दो उसको, उसमें तो क्या ही, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ही कहाँ है, समझ में आई बात। तो उसकी बात नहीं होगी, बात किसकी होगी? प्रायर पीरियड एरर्स की। जो गलती हमने पिछले साल करी थी वो उससे पुराने सालों में करी थी, यानी प्रायर पीरियड प्रीवियस ईयर्स में कभी करी थी, प्रीवियस ईयर्स में करी थी, चाहे पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल कभी करी थी, पुराने सालों में कभी करी थी, उनकी बात करेंगे। तो पुराने सालों में जो गलती करी है, गलती को तो सुधारना पड़ेगा। आप सुधारे कैसे? ट्रीटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड है, पुराने सालों की गलती को कैसे सुधारा जाए। पुराने साल के सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाएं, काटें, वापस पब्लिश करें, नहीं ये तो हम कर नहीं सकते। सर गलती कैसे सही करोगे? जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी का ट्रीटमेंट था ना, सेम वही। अकाउंटिंग पॉलिसी भी एक तरीके से गलती ही माना जाता था, मैंने बताया, सेम वही ट्रीटमेंट होगा और कुछ भी अलग नहीं है, पूरा का पूरा डिट्टो सेम है, बस वहां गलती का अमाउंट बता देगा। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की जगह बोलेगा, मतलब इन्वेंट्री का एग्जांपल लेता हूं, बोलेगा पिछले साल आपने क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 की ज्यादा इन्वेंट्री बुक कर ली, बस रेट्रोस्पेक्टिवली सही करो। आप क्या करो, गलती को रेट्रोस्पेक्टिवली सही करो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन पास्ट, जब वो गलती हुई थी ना उस साल में जाके उस गलती को सही करो और उसका इफेक्ट आज लेके आओ। कैसे करोगे? रीस्टेट करो कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, एक तो पिछले साल के अमाउंट रीस्टेट करो, इसके अलावा रीस्टेट करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर करेक्शन रिलेटिंग टू ऑल प्रायर पीरियड्स इफ एनी। अगर पिछले साल से पुराने सालों में उस गलती का इफेक्ट आ रहा है तो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस में उसका एडजस्टमेंट करो, सेम वही चीज है, समझ में ये बात। इसमें कुछ स्पेशल बात थी नहीं, सेम वैसा ही एग्जाम्पल बनेगा, बस गलती के नाम से बनेगा। इसके बाद अगर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करना आपके लिए इम्प्रैक्टिकेबल है, यानी एंटिटी रीस्टेट नहीं कर सकती प्रायर पीरियड एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि रीजनेबल एफर्ट लगा लियो, कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप प्रोस्पेक्टिवली कर लो। प्रोस्पेक्टिवली करेक्ट कर लो, मतलब करंट ईयर में सही करके दिखा दो, बस आगे होता रहेगा सही, ठीक है। अब पिछले सालों में मत कुछ करो, सेम वही ट्रीटमेंट। लास्ट, प्रायर पीरियड एरर्स में केस में आपको डिस्क्लोजर क्या क्या देने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सबसे पहले आपको नेचर बताना पड़ेगा प्रायर पीरियड एरर का, जो भी आपने एरर करी थी उसका डिस्क्लोजर दो कि ये एरर हुई थी हमसे। इसके अलावा आप इफेक्ट बताओ, इफेक्ट मतलब वही एडजस्टमेंट बताओ, ईच अफेक्टेड आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफेक्ट कब बताओगे? ऑन प्रीवियस ईयर्स ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर, प्रीवियस ईयर्स पे आपका क्या इफेक्ट पड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स में, एडजस्टमेंट जो आपने किया ना उसको सही करने के लिए, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा। सिर्फ प्रीवियस ईयर्स का बताना है, क्योंकि गलती ही प्रीवियस ईयर्स की है, गलती ही प्रायर पीरियड की है, तो इफेक्ट भी किसका बताओगे? प्रायर पीरियड का ही बताओगे, खत्म। इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट अगर पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो उसके रीजन डिस्क्लोज करो, सेम वैसे ही डिस्क्लोजर जाएंगे। इसी के साथ इंडिया सेट के सारे कंसेप्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए, बस यही कंसेप्ट है, इसी के बेस पे आप क्वेश्चन
देख सकते हो, बस और कुछ भी नहीं है, फालतू सा इंडेस था थियोरेटिकल।